हेलो एवरीवन, दिस इज कुंदन कुमार। वेलकम टू लर्निंग सेशंस। अगर आप भी जेईई एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो हमारे पास एएफएम सब्जेक्ट का फुल कोर्स अवेलेबल है, जिसके अंदर हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं क्वेश्चन वीडियो जो कि हमारे हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के मिक्स में अवेलेबल होते हैं। इसी के साथ हम आपको मॉक टेस्ट, मेगा मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड करते हैं, जिनकी हेल्प से आप इजिली रिवीजन कर सकते हो। और ये जो हमारी लाइव क्लासेस होती हैं वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिल जाती हैं। तो अगर आप सिस्टमैटिक मैनर में एएफएम सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो फटाफट से हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए। हमारे जो कोर्सेज है वो इजीली एक्सेसिबल है। अगर आप एक एंड्रॉइड यूजर हो तो IIBF लर्निंग सेंटर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से। और अगर आप एक iOS यूजर हो तो माई इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड कर लीजिए ऐप स्टोर से, और वहां पे आपको ऑर्गेनाइजेशन कोड यूज करना है GEGKT। तो फटाफट से इन एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और हमारे कोर्सेज में एनरोल कर लीजिए। और अगर आप अभी हमारे कोर्स में एनरोल करते हो तो आपको लगभग 82% का ऑफ मिल जाता है हमारे कोर्सेज पे, जिसके लिए आपको कूपन कोड यूज करना होगा आशीष। तो फटाफट से इस कूपन कोड का यूज करके हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए। और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हम उसमें एग्जाम से रिलेटेड, क्लासेस से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो डालते रहते हैं। और अगर आपको भी किसी भी तरह की क्वेरी आती है तो आप इस चैनल पे मैसेज कर सकते हो। तो फटाफट से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो आज इस लेक्चर में हम लोग एएफएम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। और ये जो क्वेश्चंस हैं वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। साथ के साथ इन क्वेश्चंस के साथ जितने भी कॉन्सेप्ट्स होंगे उनके बारे में भी हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो फटाफट से इस सेशन को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ, ताकि वो भी इस सेशन का बेनिफिट ले सके। तो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा, डैश इन्वॉल्व्स आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, मेजरमेंट ऑफ सच ट्रांजैक्शन इन मॉनेटरी टर्म्स, recording such transaction in the books of account, and classifying the transaction and events by way of posting them into individual ledger accounts। एक ऐसे प्रोसेस जिसके अंदर सबसे पहले हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करते हैं जो भी बिजनेस के अंदर अकर होती है, फिर उन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को हम मॉनेटरी टर्म्स में मेजर करते हैं, फिर उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं, और फाइनली इंडिविजुअल लेजर अकाउंट्स में पोस्ट करके क्लासिफिकेशन कर देते हैं। तो वो हमारा क्या कहलाता है? ऑप्शन है बुक कीपिंग, अकाउंटिंग, अकाउंटेंसी, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो ऑप्शन है बुक कीपिंग इज अ करेक्ट आंसर। बुक कीपिंग बेसिकली अकाउंटिंग का ही एक पार्ट होता है, जिसके अंदर हम यहाँ पर ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर, साथ ही साथ ट्रांजेक्शन की क्लासिफिकेशन भी यहाँ पर जो है वो की जाती है। यानी अकाउंट के जो पहले दो स्टेप हैं उन दोनों को हम एक साथ क्या कहते हैं? बुक कीपिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? बुक कीपिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ दिस इज नॉट अ सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। ठीक है, तो जब हम बिजनेसेस यहाँ पर बुक कीपिंग करते हैं तो बुक कीपिंग के मेनली यहाँ पर दो सिस्टम होते हैं। हम दो तरीके से बुक कीपिंग कर सकते हैं। पहला होता है सिंगल एंट्री सिस्टम, दूसरा होता है डबल एंट्री सिस्टम। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो ऑप्शन सी होगा, मल्टीपल एंट्री सिस्टम। ये हमारा कोई सिस्टम नहीं होता बुक कीपिंग का। अब ये सिंगल एंट्री सिस्टम क्या है, डबल एंट्री सिस्टम क्या है, इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो, जो सिंगल एंट्री सिस्टम है इसका मानना है कि अकाउंटिंग के अंदर जितनी भी ट्रांजेक्शन्स हैं उसको सिर्फ और सिर्फ एक बार ही हमें रिकॉर्ड जो है वो करना चाहिए। इसीलिए सिंगल एंट्री सिस्टम के अंदर कोई भी ट्रांजेक्शन हो, उसको सिर्फ और सिर्फ हम एक बार ही यहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं और एक ही अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के मान के चलो, आपने यहाँ पर मशीनरी परचेज की, आपने मशीनरी परचेज की 50,000 रुपए की, ठीक है। तो आप इस ट्रांजेक्शन को सिर्फ और सिर्फ एक बारी और एक ही अकाउंट में रिकॉर्ड करोगे। तो मान के चलो आपने इसको कैश अकाउंट में रिकॉर्ड कर लिया 50,000 रुपए, और मशीनरी अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करोगे। तो ये जो सिस्टम है वो हमारा क्या कहलाता है? सिंगल एंट्री सिस्टम। और ये जो सिस्टम होता है वो इनकम्प्लीट सिस्टम होता है, क्योंकि हम अच्छे तरीके से ट्रांजेक्शन के यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं कर पा रहे। इसीलिए ज्यादातर जो बिजनेसेस हैं वो डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करती है। डबल एंट्री सिस्टम का मानना है कि कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हो उसके हमेशा डबल एस्पेक्ट होते हैं, यानी कि डुअल एस्पेक्ट होते हैं। हर ट्रांजेक्शन के दो एस्पेक्ट होंगे, एक होगा डेबिट और एक होगा यहाँ पर क्रेडिट। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर आपने मशीनरी जो है वो परचेज की 50,000 की, तो इस ट्रांजेक्शन को दो अकाउंट्स के अंदर दो बार रिकॉर्ड जो है वो किया जाएगा। जैसे इसका अगर हम डेबिट एस्पेक्ट की बात करें तो वो क्या है कि हमारा जो मशीनरी अकाउंट है वो डेबिट होगा। तो पहले हम मशीनरी अकाउंट में 50,000 से इस एंट्री को रिकॉर्ड करेंगे। उसके बाद जो कैश अकाउंट है वो हमारा क्रेडिट होगा, तो कैश अकाउंट में इस ट्रांजेक्शन को हम रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, तो आप देखो डबल एंट्री सिस्टम के अंदर हम एक ट्रांजेक्शन को दो अकाउंट्स में जो है वो रिकॉर्ड कर रहे हैं। ठीक है, और ये हमारा कंप्लीट सिस्टम माना जाता है, इसीलिए बिजनेसेस यहाँ पर डबल एंट्री सिस्टम को ज्यादा फॉलो करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर फॉर्मुलेटेड एंड इशूड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया। इंडिया की अगर हम बात करें तो जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं उनको कौन फॉर्मुलेट करता है और कौन इशू करता है। सबसे पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है क्या उसको समझ लो। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बेसिकली कुछ रूल्स हैं, गाइडलाइंस हैं, रेगुलेशंस हैं जिनको हम यहाँ पर फॉलो करते हैं जब भी हम अकाउंटिंग करते हैं और अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, इंडिया के अंदर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को कौन बनाता है और कौन इशू करता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। क्योंकि देखो इंडिया के अंदर जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है उसको फॉर्मुलेट करता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट के अंदर ही यहाँ पर काम करता है, उसी के अंडर काम करता है, उसी ने उसको यहाँ पर बनाया था ताकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉर्मुलेट कर सके। और जैसे ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉर्मुलेट कर लेता है तो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भेज देता है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया को। वो इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को चेक करता है और जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ठीक होते हैं उसको फाइनली इशू कर देता है। यानी कि फॉर्मुलेट करने का काम है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड और इशू करने का काम है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। पर कई बार वहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया मिलेगा, तो आप इसको भी ठीक कर सकते हो क्योंकि अल्टीमेटली जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है वो हमारा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के अंदर ही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग इंडियन एएस। इंडिया के अंदर जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो किया था उसको हम इंडियन एएस यहाँ पर कहते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट इंडियन एएस के बारे में हम समझेंगे। तो पहला देखो क्या है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 रिलेट टू डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल। तो ये बिल्कुल करेक्ट है। जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 है वो कहता है कि जब आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर कर रहे हो, आप जब अकाउंटिंग कर रहे हो, तो आप जो भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल फॉलो कर रहे हो उसे प्रॉपर्ली डिस्क्लोज करना जरूरी है। जैसे कि अगर आप यहाँ पर देखो डेप्रिसिएशन का जो मेथड है वो डब्ल्यूडीबी यूज कर रहे हो, ठीक है, तो आपको बताना पड़ेगा कि जो डेप्रिसिएशन है वो डब्ल्यूडीबी मेथड का यूज करके ही यहाँ पर कैलकुलेट की गई है ताकि इन्वेस्टर को पता चल सके। उसके बाद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 रिलेट टू वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी। तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 कहता है कि जो इन्वेंटरी हमारे पास अवेलेबल है, जो भी स्टॉक हमारे पास है, उसकी वैल्यूएशन हम कैसे करेंगे, मार्केट प्राइस पे करेंगे या फिर कॉस्ट प्राइस पे करेंगे। उसके बाद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 रिलेट टू कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 बताता है कि जो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनेगी वो किस तरीके से बनेगी, उसकी कौन कौन से यहाँ पर कंपोनेंट्स होंगे, उसका फॉर्मेट क्या होगा। उसके बाद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 रिलेट टू अकाउंटिंग फॉर फिक्स एसेट। तो ये गलत है क्योंकि फिक्स एसेट के साथ जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डील करता है वो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10। क्या है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10। और जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 है वो बेसिकली यहाँ पर ऐसे इवेंट्स के साथ डील करता है जो कि बैलेंस शीट प्रिपेयर होने के बाद यहाँ पर बनाई जाती है। ठीक है, तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा फर्स्ट सेकंड थर्ड इज द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन बी हमारे यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एएस 10 रिलेट्स टू, हमारा जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 है वो किसके साथ रिलेटेड है, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग, अकाउंटिंग ऑफ फिक्स एसेट, या फिर बी एंड सी ओनली। तो हमारा जो ऑप्शन डी होगा वो करेक्ट आंसर होगा। जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 है वो फिक्स एसेट और डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग दोनों के साथ डील करता है, क्योंकि अल्टीमेटली देखो फिक्स एसेट्स जब की वैल्यू जब डिक्रीज होती है तब डेप्रिसिएशन यहाँ पर चार्ज किया जाता है, इसीलिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 फिक्स एसेट और डेप्रिसिएशन दोनों के साथ ही यहाँ पर डील जो है वो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ दीज कॉम्बिनेशन इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द इंडियन एएस। इसमें से कौन सा ऐसा कॉम्बिनेशन है जो कि इंडियन एएस के रिगार्डिंग करेक्ट नहीं है। पहला, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 डील्स विद अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट। तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। हमारी जो बिजनेस है वो अपने इन्वेस्टमेंट्स को कैसे वैल्यू करेगी, किसको शॉर्ट टर्म मानेगी, किसको लॉन्ग टर्म मानेगी, ये सारी चीजें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 बताता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 अकाउंटिंग फॉर अमलगामेशन। तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 है वो बताएगा कि जब किसी कंपनी के साथ अमलगामेशन किया जाएगा तो किस तरीके से किया जाएगा, जो वैल्यूएशन है वो किस तरीके से यहाँ पर कंपनी की जाएगी। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 डील्स विद अर्निंग पर शेयर। तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्यों, क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20 हमारा अर्निंग पर शेयर के साथ डील करता है, यानी कि अर्निंग पर शेयर कैसे यहाँ पर कैलकुलेट की जाएगी। अब जिनको अर्निंग पर शेयर का मतलब नहीं पता, तो देखो आपने अगर किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट की है तो एक शेयर आपको जितना पैसा कमा के देता है वो हमारा अर्निंग पर शेयर होता है। उसके बाद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 डील विद कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 बताता है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है उसे हमें किस तरीके से कंसोलिडेट करना है। जैसे अगर कोई पेरेंट कंपनी है उसकी 10 सब्सिडरीज है तो उन 10 सब्सिडरीज की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कैसे कंसोलिडेट करके एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई जाए, उसके बाद में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 जो है डील करता है। ठीक है, अब देखो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ और सिर्फ आपको ये याद रखना है कि कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किसके साथ डील करता है, और आपको ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा, जेड रिसीव्स 20,000 एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी 6 मंथ फॉर 5 years एंड इंटरेस्ट रेट इज 10% पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली, कैलकुलेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फंड्स। ठीक है, तो हमें यहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फंड्स कैलकुलेट करने, सबसे पहले देखो
ये जो क्वेश्चन है वो हमारा एन्युटी के साथ रिलेटेड है। एन्युटी के साथ यहाँ पर रिलेटेड है। कौन सी एन्युटी? एन्युटी ड्यू के साथ है, क्योंकि आपको बिगिनिंग में पेमेंट यहाँ पर मिल रही है। आपको यहाँ पर जज जो है 20,000 पे हर 6 मंथ के बिगिनिंग में ले रहा है, तो ये हमारा एन्युटी ड्यू हुआ। प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट करने का हमारा फॉर्मूला देखो यहाँ पर क्या है, सी 1 + r की पावर n - 1 डिवाइडेड बाय r 1 + r की पावर n इंटू 1 + r। r हमारे यहाँ पर क्या है, जो हमारा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है। सी हमारा क्या है, यहाँ पर कूपन इंटरेस्ट है। एन क्या है, नंबर ऑफ पेमेंट्स है। ठीक है, तो अब क्योंकि देखो यहाँ पर हर 6 मंथ में पेमेंट रिसीव हो रही है, तो इसके लिए हमें सबसे पहले जो सेमी एनुअली इंटरेस्ट रेट है वो यहाँ पर कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो साल का इंटरेस्ट रेट है 10%, इसको 2 से डिवाइड कर दो तो ये आ गया 5% सेमी एनुअली। उसके बाद अगर हम नंबर ऑफ पेमेंट्स को कैलकुलेट करें तो नंबर ऑफ पेमेंट्स कितनी होगी, देखो 5 साल है टोटल, एक साल में 2, तो नंबर ऑफ पेमेंट्स हमारी कितनी है यहाँ पर 10 आ जाती है। ठीक है, अब फटाफट से यहाँ पर वैल्यूज अगर हम पुट करें तो जो कूपन इंटरेस्ट है वो कितना है हमारे यहाँ पर 10% है। कूपन इंटरेस्ट हमारे यहाँ पर कितना है, 10% है। तो 20,000 का हमारा जो कैश फ्लो, सॉरी ये कूपन इंटरेस्ट नहीं है, ये हमारा है कैश फ्लो। ठीक है, ये हमारा कूपन इंटरेस्ट नहीं है बल्कि ये है कैश फ्लो। तो कैश फ्लो हमारे यहाँ पर कितना है, 20,000 रुपीज का जो उसको रिसीव हो रहा है। ठीक है, उसके बाद 1 + r, 1 + r, 1 + r, r हमारा देखो 5% 0.05 लिख सकते हैं। ठीक है, एन कितना हमारा 10 है, -1 डिवाइडेड बाय 0.05 एंड 1 + 0.05 की पावर 10। ठीक है, उसके बाद 1 + r यानी कि 0.005। ठीक है, ये हमने क्या की, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वैल्यू जो है वो पुट की। अब यहाँ पे इसको फटाफट से जो है सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इस चीज को सॉल्व करते हैं। तो इसकी जो वैल्यू निकल के आएगी वो कितनी आएगी, 1.05 की पावर 10। तो फटाफट से इसकी यहाँ पर वैल्यू को हम कैलकुलेट कर देते थे। 105 इंटू 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो ये आ रहा हमारा 1.62, 1.62। ठीक है, अब इसमें से हमें 1 को माइनस करना है, तो इसे 1 को माइनस भी कर देते हैं। तो ये आ जाएगा हमारा 0.62, 0.62। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली, तो वो है 0.62। अब हमें ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है 0.05। इसकी वैल्यू हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया, वो कितनी है, 1.62। ठीक है, और इसकी वैल्यू तो हमारी 1.05 रहेगी। अब इसको हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। तो 0.62 को हमें डिवाइड करना है 0.05 के साथ और 1.62 1262 के साथ। तो ये आ रहा है 7.65। तो 20,000 इंटू 7.65, ये हमारा 1.05। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 20,000 इंटू 7.65 इंटू हमारा 1.05, तो ये कितना आ रहा है हमारा, 1,60,650, 1,60,650। तो हमारी जो प्रेजेंट वैल्यू होगा वो कितना होगा हमारा, ऑप्शन ए हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, जो सबकी सबसे नजदीक है। तो ऑप्शन ए हमारा क्या होगा यहाँ पर, करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरीके से आप एन्युटी की प्रेजेंट वैल्यू को आसानी से कैलकुलेट जो है वो कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मीरा wants to take a business loan of 1 lakh rupees from a bank to expand her business. The bank offers interest rate 12% per annum for loan tenure 4 years. What will Mira's monthly EMI include in the processing fee? तो हमें यहाँ पर EMI जो है वो कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले लोन की जो अमाउंट है वो है हमारा 1 लाख रुपए। ठीक है, उसके बाद 12% पर एनम इंटरेस्ट रेट है। 4 साल के लिए लोन जो है लिया गया है। अभी हमें ईएमआई कैलकुलेट करना है। तो अगर हम यहाँ पर फॉर्मूला देखें, तो ईएमआई को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, पी इंटू आर इंटू 1 + r की पावर n डिवाइडेड बाय 1 + r n - 1। ठीक है, पी हमारा प्रिंसिपल अमाउंट, तो ये हमने 1 लाख रुपए यहाँ पर भर दिया। उसके बाद है आर हमारा जो है इंटरेस्ट रेट है। अब देखो जो इंटरेस्ट रेट है पर एनम 12% है, तो हमें हर महीने का कैलकुलेट करना है। तो मतलब एक महीने का कैलकुलेट करना है, तो 12 से डिवाइड कर दो तो ये हमारा 1% आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा 1% आ गया। ठीक है, 1% को हमने 0.01 लिख दिया। उसके बाद इंटू 1 + आगे कितना है 0.01, इसकी पावर कितनी आएगी 48। अब 48 कैसे आया, देखो 4 साल का क्या है लोन का टेन्योर है, और ईएमआई साल में कितनी होती है, 12 होती है, 12 महीने होते हैं, तो 12 बार आप ईएमआई भरते हो। तो 4 × 12 ये कितना आ जाएगा हमारा 48 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 48 जो है वो आ जाएगा। फिर इसको डिवाइड करना है 1 + r 0.01 की पावर 48 - 1। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसको यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। अब इसका क्या आएगा 1.01, ये हमारा कितना जाएगा 1.01 की पावर 48, ये हमें कैलकुलेट करना है। अब इतनी बड़ी पावर को कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम इसको पार्ट्स में तोड़ लेते हैं। तो इसको हम बना देते हैं 4
फिर उसकी पावर 12 यानी कि 4 इंटू 12 जो है वो कर देते हैं। तो फटाफट से इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो 101 इंटू 2 3 4 फिर इंटू 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ये आ रहा है 1.61 1.1.6 में। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ दो डेसिमल यहाँ पे लिए हैं। तो अगर हम वैल्यूज पुट करें तो ये आ गया 1 लाख इंटू 0.01 इंटू इसकी वैल्यू हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर ली, वो है 1.62। ठीक है, उसको अब हमें डिवाइड करना है किसके साथ, इसकी वैल्यू हमने कितनी कैलकुलेट की है 1.62 -1। अब इसको अगर हम सॉल्व कर दें तो ये कितना आ जाएगा हमारा 0.62 हो जाएगा 0.60। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये आ रहा है 1 लाख इंटू 0.01 इंटू 1.62। ठीक है, और इसको हमें डिवाइड करना है किसके साथ 0.62 के साथ। तो ये हमारा कितना आ रहा है यहाँ पर, थोड़ी सी मिस्टेक यहाँ पर लग रही है कहीं पे। तो यहाँ पे थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी, हम इसको फिर से एक बार कैलकुलेट करते हैं। तो 1 लाख इंटू हमारा 0.01 इंटू 1.62, तो ये हमारा 1620 आ रहा है। पहले थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। तो ये हमारा आ रहा है 1620। इसको डिवाइड कर देना है 0.62 के साथ। अब इसको हम जब 0.62 के साथ डिवाइड करते हैं तो ये आ रहा है हमारा 2612। तो जो हमारी करेक्ट आंसर आएगा वो रहेगा हमारा ऑप्शन ए, यानी कि जो ईएमआई है वो हमारी 2612 जो है वो रहेगी 2639। ठीक है, तो इस तरीके से आप ईएमआई को कैलकुलेट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज 8 लाख, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज 6 लाख एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट इज 6,50,000। ठीक है, तो जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो है वो बेसिकली हमें बताती है कि कोई भी बिजनेस अपने कोर बिजनेस ऑपरेशन को कितने अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रही है। क्योंकि अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट अच्छा है इसका मतलब कोई भी बिजनेस अपने कोर बिजनेस ऑपरेशन को अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रही है। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट अच्छा नहीं है तो वो अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं कर रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो को अगर हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना हो तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय हमारा नेट सेल्स। क्या होता है, नेट सेल्स। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो को कैलकुलेट करने के लिए। तो दो चीजें हमें चाहिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट सेल्स। सबसे पहले अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट की यहाँ पर बात करें, ऑपरेटिंग प्रॉफिट की कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो हमारे पास जो चीजें गिवन है वो है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन है 8 लाख रुपए की। ठीक है, और हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है 6 लाख रुपए की और ऑपरेटिंग कॉस्ट है 6,50,000 की। सबसे पहले अगर मैं ऑपरेटिंग कॉस्ट की यहाँ पर बात करूं तो ऑपरेटिंग कॉस्ट का मतलब यहाँ पर क्या है, ऑपरेटिंग कॉस्ट का मतलब यहाँ पर क्या है, तो सिंपली देखो, हम अपने कोर बिजनेस ऑपरेशंस को यानी कि जो डे टू डे बेसिस पे हम बिजनेस करते हैं, बिजनेस एक्टिविटीज करते हैं, उसको फाइनेंस करने के लिए जो भी पैसा यूज करते हैं उसको हम ऑपरेटिंग कॉस्ट कहते हैं। कहने का मतलब क्या है कि अगर मान के चलो एक पर्सन है वो कार बना के मार्केट में सेल करता है, तो कार को बनाने से लेकर मार्केट में सेल करने तक जो भी उसने खर्च किया है अपने कोर बिजनेस ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए, वो ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है वो कहलाती है। और ऑपरेटिंग कॉस्ट के अंदर हमारी यहाँ पर सीओजीएस यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड और हमारी जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस होता है यानी कि इनडायरेक्ट एक्सपेंस जो बिजनेस ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए हमने खर्च किया वो इंक्लूडेड होता है। कहने का मतलब क्या है कि ऑपरेटिंग कॉस्ट इज इक्वल टू क्या होता है, सीओजीएस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ठीक है, अब देखो अगर हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, अगर हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पर कैलकुलेट करना है तो इसका सिंपल सा यहाँ पर फॉर्मूला बनेगा। क्या बनेगा, जो आपकी यहाँ पर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है यानी कि 8 लाख रुपए है, उसमें से जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है उसे आप माइनस कर लो 6,50,000 रुपीज में। तो जब आप इसको यहाँ पर माइनस करोगे तो 8 लाख माइनस 6,50,000, तो ये आ जाता है हमारा 1,50,000 का, 1,50,000 का ये हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमको मिल चुका है 1,50,000 रुपीज का। ठीक है, अब नेट सेल्स चाहिए। नेट सेल्स देखो क्या है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बेसिकली क्या है, आप जो ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो आप सेल्स ही तो कर रहे हो। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को ही हम सेल्स कह देते हैं। क्योंकि यहाँ पर कोई सेल्स रिटर्न नहीं है तो हम इसको मानेंगे कि यही हमारी नेट सेल्स है, हमने किसी भी तरह की सेल्स रिटर्न नहीं किया, तो इसको हम एज इट इज यहाँ पे ले लेंगे। तो 8 लाख, ठीक है, इंटू 100। ठीक है, तो जब हम इसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो 1,50,000 डिवाइडेड बाय 8 लाख इंटू 100, तो ये आ रहा है हमारा 18.75%। कितना आ रहा है हमारा 18.75%। तो हमारा ऑप्शन भी यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा 18.75%। ये हमारा क्या होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट नेट प्रॉफिट रेशियो। नेट सेल्स इज 1,25,000, सॉरी, नेट सेल्स हमारी क्या है 12,50,000। ऑपरेटिंग प्रॉफिट है हमारे पास 2,50,000 पे। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है हमारे पास 50,000 रुपीज के, और नॉन ऑपरेटिंग इनकम है हमारे पास कितनी 30,000 रुपीज की, और हमें नेट प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट करना है। तो नेट प्रॉफिट रेशियो को हम कैलकुलेट यहाँ पर कैसे कर सकते हैं, तो इसका फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100। ये हमारा सिंपल सा फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट रेशियो को कैलकुलेट करने के लिए। अब दो चीजें चाहिए, नेट प्रॉफिट और नेट सेल्स। तो हमारे पास नेट सेल्स गिवन है वो है 12,50,000 रुपए। ऑपरेटिंग प्रॉफिट गिवन है 2,50,000 रुपए। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस गिवन है 50,000 के, और नॉन ऑपरेटिंग इनकम गिवन है 30,000 रुपीज की। ठीक है, अब देखो अगर हमें नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करना होता है ना, तो हमें हमें यहाँ पर जितने टोटल एक्सपेंस हैं और जितने इनकम्स हैं उनको यहाँ पर कंसीडर करना होता है। अब देखो जो हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है, जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं, तो इसमें ना तो हम नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस करते हैं और ना ही हम नॉन ऑपरेटिंग इनकम को ऐड करते हैं। सिर्फ और सिर्फ जो ऑपरेटिंग इनकम और ऑपरेटिंग एक्सपेंस होता है उसे हम यहाँ पर ऐड करते हैं। पर नेट प्रॉफिट में ऐसा नहीं होता। नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए आपको सभी तरह के एक्सपेंस और रेवेन्यू को कंपेयर करना होता है, और माइनस करने के बाद नेट प्रॉफिट आता है। तो अगर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट से नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से जो भी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है वो आपको यहाँ पर क्या करने पड़ेंगे, माइनस करने पड़ेंगे। और जो नॉन ऑपरेटिंग इनकम है उसे आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, प्लस करेगा। तो अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट है हमारा 12,50,000, सॉरी, हमारा जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो है 2,50,000। अगर हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 2,50,000, तो इसमें से नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस 50,000 को कर दो माइनस, प्लस कर दो हमारा नॉन ऑपरेटिंग इनकम, वो हमारा कितना है 30,000 रुपीज। ठीक है, तो जब आप इसको यहाँ पर सॉल्व करोगे तो ये हमारा आ जाएगा 2,50,000 माइनस 50,000 प्लस यहाँ पर 30,000, तो ये हमारा आ जाएगा 2,30,000 पे। तो नेट प्रॉफिट हमारा कितना आया है 2,30,000 पे। नेट सेल्स ऑलरेडी हमारे पास गिवन है 12,50,000 पे इंटू 100। तो जब हम इसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो 2,30,000 डिवाइडेड बाय 12,50,000 इंटू 100, तो ये हमारा 18.4% आ जाएगा, 18.4%। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारे यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर, विच ऑफ दिस इज नॉट अ लाइबिलिटी ऑफ बैंकिंग कंपनी। इसमें से कौन सी हमारी बैंकिंग कंपनी की लाइबिलिटी जो है वो नहीं होती है। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले हमारी जो बैलेंस शीट होती है जिसके अंदर बैंकिंग कंपनी की लाइबिलिटी और एसेट को शो किया जाता है, उसको थोड़ा सा हम यहाँ पर स्टडी कर लेते हैं ताकि आप इसका आंसर आसानी से जो है वो कर पाओ। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता है कि जो बैंकिंग कंपनी है उसे भी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो प्रिपेयर करनी पड़ती है। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंदर थर्ड शेड्यूल के अंदर बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट जो है वो बैंकिंग कंपनीज के लिए गिवन है। तो जो हमारा फॉर्म ए है उसके अंदर बैलेंस शीट के जो है वो फॉर्म गिवन है, और इसके अकॉर्डिंग ही बैंकिंग कंपनी को बैलेंस शीट जो है वो प्रिपेयर करनी पड़ती है। तो अगर हम बैलेंस शीट को देखें तो सबसे पहला जो कंपोनेंट होता है इसका कैपिटल लायबिलिटीज का होता है, जिसके अंदर सबसे पहले देखो कैपिटल है उसके साथ शेड्यूल 1 डील करता है, उसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस के शेड्यूल 2 डील करता है, डिपॉजिट्स के साथ शेड्यूल 3, बोरोविंग्स के साथ 4 एंड अदर लायबिलिटी एंड प्रोविजन के साथ 5। अगर हम एसेट्स की बात करें तो कैश एंड बैलेंसेस विद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसके साथ शेड्यूल 16 करता है, बैलेंसेस विद बैंक्स एंड मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस के साथ शेड्यूल 7, इन्वेस्टमेंट के साथ शेड्यूल 8, एडवांसेस के साथ शेड्यूल 9 एंड फिक्स एसेट के साथ शेड्यूल 10, और अदर एसेट्स के साथ शेड्यूल 11। इसके अलावा हमारी यहाँ पर कंटीजेंट लायबिलिटीज भी शो की जाती है जिसके साथ हमारा जो शेड्यूल 12 है वो यहाँ पर डील करता है। ठीक है, अब देखो जो क्वेश्चन था वो कह रहा था कि इसमें से कौन सी बैंकिंग कंपनीज की लायबिलिटी नहीं होती है। पहला कैपिटल, तो ये लायबिलिटी होती है क्योंकि ये ओनर का पैसा होता है, बैंक को ओनर का पैसा कभी ना कभी वापस करना होता है। उसके बाद बोरविंग्स, तो ये भी लायबिलिटी होती है, बैंक ने जो भी यहाँ पर बोरविंग्स किए चाहे दूसरी बैंक से किया है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से किया है, आरबीआई से किया है, वो सारी इस कैटेगरी में आती है। उसके बाद डिपॉजिट, तो जो पब्लिक ने डिपॉजिट यहाँ पर करवाए हैं बैंक के पास, तो ये भी एक लायबिलिटी होती है क्योंकि कभी ना कभी बैंक को पब्लिक का पैसा वापस करना होता है। उसके बाद एडवांसेस, तो एडवांसेस हमारी लायबिलिटी नहीं होती बल्कि ये बैंक की एसेट होती है। बैंक यहाँ पर जो भी लोन्स एडवांसेस देता है वो बेसिकली यहाँ पर क्या होते हैं, एक तरह की एसेट होती है बैंकिंग कंपनीज के लिए। तो इसे हम कहेंगे कि ये हमारी बैंकिंग कंपनी की लायबिलिटी नहीं है, ये हमारी बैंकिंग कंपनी की लायबिलिटी नहीं है। ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन डी है वो हमारा क्या होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा क्या है, द शेड्यूल 4 ऑफ बोरोविंग्स इन द बैलेंस शीट ऑफ बैंकिंग कंपनीज इंक्लूड डिटेल्स। तो हमारा जो शेड्यूल 4 होता है बैंकिंग बैलेंस शीट का उसको कहते हैं बोरोविंग्स।
तो ये शेड्यूल 4 के अंदर कौन कौन से डिटेल्स यहाँ पर रिकॉर्ड की होती है। पहला देखो, लोन्स एंड एडवांसेस ग्रांटेड टू कस्टमर्स, बोरविंग्स फ्रॉम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बोरविंग फ्रॉम अदर बैंक्स, या फिर बोरविंग फ्रॉम अदर इंस्टीट्यूशंस एंड एजेंसीज। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा वो ऑप्शन बी रहेगा, क्योंकि जो बोरविंग्स है उसके अंदर बैंक की बोरविंग जो है वो इंक्लूड की जाती है। बोरविंग का मतलब जो बैंक ने लोन लिया है, तो बैंक कहाँ कहाँ से लोन ले सकता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लोन ले सकता है, किसी दूसरी बैंक से ले सकता है, या फिर किसी दूसरी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे कि एनबीएफसी या फिर एजेंसी से लोन ले सकता है। तो जितने भी बोरविंग से बैंक है उसे बोरविंग हेड के अंदर जो है शो किया जाता है। लोन्स एंड एडवांसेस जो कस्टमर को दिए गए हैं वो बेसिकली हमारी एसेट्स होती हैं, और उसको लोन्स एंड एडवांसेस कैटेगरी में जो है इंक्लूड किया जाता है। तो हमारा जो ऑप्शन बी रहेगा वो हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, विच आइटम इज इंक्लूडेड इन शेड्यूल 12 कंटीजेंट लायबिलिटीज ऑफ द बैलेंस शीट ऑफ बैंकिंग कंपनीज। ठीक है, तो जो शेड्यूल 12 है वो बेसिकली कंटीजेंट लायबिलिटी के साथ डील करता है। कंटीजेंट लायबिलिटी होती क्या है, इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लें अगर हम। तो कंटीजेंट लायबिलिटी ऐसी लायबिलिटी होती है जो कि बैंक की लायबिलिटी अभी बनी नहीं है, बल्कि फ्यूचर में किसी इवेंट पे डिपेंड करता है कि वो बैंक की लायबिलिटी बनेगी या फिर नहीं बनेगी। जैसे अगर मान के चलो एक ए कस्टमर है बैंक का, ठीक है, और यहाँ पर एक बी पर्सन है, तो बैंक ने यहाँ पर ए कस्टमर के यहाँ पर बी को गारंटी दी है। गारंटी दी है, मान के चलो इसने यहाँ पर बी पर्सन से 50 लाख की गुड्स जो है वो क्रेडिट पे खरीदी है और पेमेंट की गारंटी बैंक ने दे दिया। तो ये जो लाइबिलिटी होगी कंटीजेंट लाइबिलिटी होगी, क्योंकि ये लाइबिलिटी अभी तक एक्चुअल लाइबिलिटी बनी नहीं है, बल्कि फ्यूचर में एक इवेंट जो कि ये है कि जो ए पर्सन वो डिफॉल्ट करे, तब ये यहाँ पर बैंक की लाइबिलिटी बनेगी। अगर इसने पेमेंट कर दी तब यहाँ पर इसे कोई भी पैसा पे करने की जरूरत नहीं पड़ती, इसीलिए हम इसको बैलेंस शीट के अंदर नहीं बल्कि फुट नोट पे जो है वो अलग से शो करते हैं। ठीक है, अब कौन कौन सी चीजें होती है, पहला देखो क्या है, क्लेम्स अगेंस्ट अ बैंक आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड एंड लायबिलिटीज। ठीक है, तो कोई भी ऐसा क्लेम है जो बैंक के अगेंस्ट है पर बैंक ने अभी तक माना नहीं है कि वो हमारा हमें मतलब कि हमें मतलब बैंक ने उसे लायबिलिटी जो है वो माना नहीं है। जैसे अगर मान के चलो एक ए पर्सन है, उसने बैंक के ऊपर ये आरोप लगाया है कि बैंक से उसे 50 लाख रुपए लेने हैं और बैंक उसको 50 लाख रुपए दे नहीं रहा है, पर बैंक ने अभी तक नहीं माना कि उसे यहाँ पर ए पर्सन के 50 लाख रुपए यहाँ पर देने हैं, डिस्प्यूट चल रहा है। तो ये हमारा कंटीजेंट लायबिलिटी, क्योंकि जब कोर्ट में केस जाएगा तो अगर ये पर्सन जीत गया तो इसे पे करना पड़ेगा 50 लाख, अगर बैंक जीत गई तो उसे पे नहीं करना पड़ेगा। तो ये कंटीजेंट लायबिलिटी। लायबिलिटी अराइजिंग फ्रॉम अनसेटल्ड फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन, तो जो भी फॉरवर्ड एक्सचेंज ट्रांजेक्शन है, यानी कि फ्यूचर डेट पर हम जो भी करेंसी को एक्सचेंज करने वाले हैं उसकी वजह से जो भी लायबिलिटी अराइज होगी तो उसे भी हम यहाँ पर शो करते हैं, क्योंकि करेंसी के प्राइसेस में फ्लक्चुएशन आने की वजह हो सकता है कि बैंक को ज्यादा पे करना पड़ जाए, बैंक को लॉस हो जाए, तो वो हमारा इसके अंदर आ जाता है। उसके बाद गारंटीज प्रोवाइडेड ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर, तो हमारे जो कस्टमर है उनके बिहाफ पर बैंक ने जो भी गारंटी दी है, तो इसकी एग्जांपल ऑलरेडी मैंने आपको दे दी है, तो ये भी हमारा कंटीजेंट लायबिलिटी होता है। उसके बाद नॉन बैंकिंग एसेट एक्वायर्ड, ठीक है, तो ये हमारा कंटीजेंट लायबिलिटी के अंदर शो नहीं होता, क्योंकि नॉन बैंकिंग एसेट बेसिकली अदर एसेट्स कैटेगरी में जो है वो आती है। जिनको नॉन बैंकिंग एसेट्स के बारे में नहीं पता, तो नॉन बैंकिंग एसेट ऐसी एसेट्स होती हैं जो कि बैंकों को अपने क्लेम के अगेंस्ट मिलता है। जैसे अगर मान के चलो ए पर्सन है, उसने यहाँ पर 50 लाख रुपए का लोन लिया था बैंक से, ठीक है, और एज ए सिक्योरिटी अपना घर गिरवी रख दिया था, और ए पर्सन ने यहाँ पर क्या करता है, डिफॉल्ट कर दिया, तो बैंक ने उसके घर को जो है उसके घर को अपनी कस्टडी में लिया और उसे ताकि वो सेल करके अपना पैसा निकाल सके। तो ये जो एसेट है वो बेसिकली हमारी क्या होती है, नॉन बैंकिंग एसेट, जो कि बैंक की खुद की नहीं होती बल्कि उसने इसलिए एक्वायर की होती है कि क्योंकि बॉर्बर ने यहाँ पर डिफॉल्ट कर दिया है और वो सिक्योरिटी के बेचकर अपना पैसा रिकवर करना चाहती है। तो जो करेक्ट आंसर हमारा रहेगा यहाँ पर ऑप्शन डी रहेगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड। यहाँ पर फर्स्ट सेकंड थर्ड हमारा यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो ये तीन हमारे इंपॉर्टेंट कंटीजेंट लाइबिलिटीज होती है, चौथा हमारा कंटीजेंट लाइबिलिटी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, विच ऑफ दीज इज नॉट इंक्लूडेड शेड्यूल 14 अदर इनकम्स इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी कि इसमें से कौन से ऐसे आइटम है जो कि शेड्यूल 14 के अंदर जो है इंक्लूड नहीं किया जाता। अभी शेड्यूल 14 क्या है, तो इसके लिए आपको फॉर्म बी देखना पड़ेगा। फॉर्म बी के अंदर हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है बैंकिंग कंपनीज का, उसका फॉर्मेट यहाँ पर गिवन है। तो अगर हम फॉर्मेट की बात करें तो पहला जो कंपोनेंट है इसका वो है इनकम। इनकम के अंदर पहली चीज आती है इंटरेस्ट अर्न। तो बैंक यहाँ पर जो भी इंटरेस्ट अर्न करता है, जैसे कि वो लोन्स एंड एडवांसेस उसने जो प्रोवाइड किए थे कस्टमर पे, उस पे जो इंटरेस्ट मिला वो हमारा शेड्यूल 13 के अंदर आता है। इसके अलावा अदर इनकम,
जैसे ब्रोकरेज वगैरह हो गए, कमीशन वगैरह हो गए, तो वो शेड्यूल 14 के अंदर आता है। उसके बाद सेकंड कंपोनेंट एक्सपेंडिचर, इसके अंदर पहला एक्सपेंडिचर आता है इंटरेस्ट एक्सपेंडेड, यानी कि बैंक ने यहाँ पर जो भी इंटरेस्ट पे किया है इसके साथ शेड्यूल 15 डील करता है। उसके बाद ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, तो बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए जो भी यहाँ पर खर्च किया है बैंक ने, जैसे कि वेजेस, सैलरी, स्टेशनरी, तो वो हमारा शेड्यूल 16 के अंदर आता है। उसके बाद हमारा प्रोविजन एंड कंटीजेंसीज आता है, तो इसके साथ कोई भी यहाँ पर शेड्यूल जो है डील नहीं करता है। थर्ड कंपोनेंट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो इससे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस को कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले जो नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर होता है उसे हमें कैलकुलेट किया जाता है। उसके बाद जो पिछले साल का जो प्रॉफिट एंड लॉस था उससे जो भी कैरी फॉरवर्ड किया है वो हमें इंक्लूड किया जाता है। जो पैसा बच जाता है, यानी कि उसके बाद भी अगर प्रॉफिट एंड लॉस होता है, मतलब प्रॉफिट होता है, तो हम उसका एप्रोप्रिएशन करते हैं, जैसे कि स्टैट्यूटरी रिजर्व में ट्रांसफर किया जाता है, अदर रिजर्व में ट्रांसफर किया जाता है, गवर्नमेंट को पे किया जाता है, या फिर डिविडेंड यहाँ पर पे किया जाता है, और जो बाकी का बैलेंस होता है उसे बैलेंस शीट में कैरिड आउट जो है वो कर लिया जाता है। अब अगर क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो विच ऑफ दिस इज नॉट इंक्लूडेड इन शेड्यूल 14 अदर इनकम? पहला, कमीशन, एक्सचेंज, ब्रोकरेज इनकम, गेन फ्रॉम सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, गेन फ्रॉम सेल ऑफ लैंड, बिल्डिंग्स एंड अदर एसेट। तो नन ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि ये सारा का सारा जो पैसा मिलता है, कोई भी कमीशन है, एक्सचेंज है, ब्रोकरेज इनकम है, गेन फॉर गेन फ्रॉम सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, गेन फ्रॉम सेल ऑफ लैंड, बिल्डिंग, अदर एसेट्स, तो ये सारे के सारे हमारे अदर इनकम के ही पार्ट जो है वो होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, थ्री कॉपीज ऑफ द बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर्ड अंडर सेक्शन 29 टुगेदर विद ऑडिटर्स रिपोर्ट अंडर सेक्शन 30 मस्ट बी सबमिटेड टू द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विद। तो जो यहाँ पर बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाई है सेक्शन 29 के अंदर, तो बैंकों को ये जो बैलेंस शीट है और जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है इसकी थ्री कॉपीज ऑडिटर रिपोर्ट के साथ आरबीआई को जो है सबमिट करवानी जरूरी होती है। और जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो टाइम पीरियड पूछ रहा है कि कितने टाइम पीरियड में बैंकिंग कंपनीज को ये डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने होते हैं आरबीआई के पास। पहला है 4 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ पीरियड, 3 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ पीरियड, 5 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ पीरियड, या फिर 2 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ पीरियड। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो जैसे ही आपका जो पीरियड है वो एंड हुआ, तो 3 महीने के अंदर अंदर में आपको बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की थ्री कॉपीज ऑडिटर रिपोर्ट के साथ आरबीआई के पास सबमिट करवानी जरूरी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखो क्या है। बैंक एबीसी हैड अ बॉन्ड विद फेस वैल्यू ऑफ 10,000, कूपन रेट पेबल इज 8% ईयरली, maturity after 5 years, YTM is 6%, calculate the duration and modified duration of bond। सबसे पहले देखो जो हमारी ड्यूरेशन है उसका मतलब यहाँ पर समझ लेते हैं। ड्यूरेशन का अगर हम यहाँ पर मतलब समझ, ड्यूरेशन क्या होता है, तो कई स्टूडेंट कहेंगे सर जो मेच्योरिटी पीरियड है उसी को हम ड्यूरेशन कह देते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ड्यूरेशन का जो कंसेप्ट है वो थोड़ा सा अलग है। ड्यूरेशन है क्या, अगर उसकी हम बात करें तो सिंपली देखो, जब हम बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, जब हम यहाँ पर बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो जो भी हमने इन्वेस्टमेंट की होती है, जो भी हमने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की होती है, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद वो इन्वेस्टमेंट का पैसा हमारे पास वापस आ जाता है रिटर्न के फॉर्म में, है ना। जैसे एग्जाम्पल के मान के चलो, आपने यहाँ पर 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए बॉन्ड में, ठीक है, और आपको 20% का यहाँ पर रिटर्न जो है वो मिलता है। तो 5 सालों के अंदर, 5 सालों के अंदर, ठीक है, 5 सालों के अंदर आपको यहाँ पर 1 लाख रुपए जो है वो वापस मिल गए, जो भी आपने इन्वेस्टमेंट किया था। तो ये जो 5 ईयर है वो हमारा क्या कहलाएगा, ड्यूरेशन, यानी कि वो पीरियड जहां पर आपका सारा का सारा जो इन्वेस्टमेंट का पैसा वो आपके पास वापस आ जाता है, तो वो हमारा कहलाता है ड्यूरेशन। ठीक है, अब जो ड्यूरेशन होती है वो मेच्योरिटी से हमेशा कम होती है। क्यों होती है, तो देखो, जब जब ड्यूरेशन कैलकुलेट करते हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि जो भी हमें इंटरेस्ट वगैरह मिलता है उसको हम फर्दर यहाँ पर इन्वेस्ट कर देते हैं। जैसे अगर मान के चलो 1 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट किया था, 10% की आपको रिटर्न मिलती है, तो पहले साल आपको कितना मिला, 10,000 रुपए, तो आप फिर से 10,000 रुपए इन्वेस्ट कर दोगे, और नेक्स्ट टाइम जो इंटरेस्ट आपको मिलेगा वो 1,10,000 के ऊपर मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 11,000 हो जाएगा। फिर से उसको हम यहाँ पर प्लस करेंगे, और जो टोटल अमाउंट होगी उसके ऊपर हम यहाँ पर इंटरेस्ट जो है वो चार्ज करेंगे। ठीक है, क्योंकि देखो इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट चार्ज किया जा रहा है, इसी की वजह से ड्यूरेशन जो है वो पहले आ जाती है, यानी कि हमें मेच्योरिटी से पहले हमारा सारा पैसा जो है वो हमारे पास वापस आ जाता है। अब इसे कैलकुलेट कैसे किया जाता है, सबसे पहले देखो इसके लिए हमें प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो ड्यूरेशन का फॉर्मूला क्या है, सिग्मा ऑफ प्रेजेंट वैल्यू इंटू टी, और सिग्मा ऑफ प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, तो सिग्मा का मतलब यहाँ पर क्या है, सम टोटल। अब कैसे कैलकुलेट करेगा, तो प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट करना आपको आता ही है। पहले कैश इनफ्लो आपको लिखना है, 8% रेट था, तो 800 800 800 लास्ट में 10,800 यहाँ पर आएगा। ठीक है, अब प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला मैंने ऑलरेडी आपको यहाँ पर बता दिया है।
1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर की पावर एन, ठीक है। तो ये आ गया हमारा 1 डिवाइडेड बाय 1 पॉइंट, हमारा जो इंटरेस्ट रेट है वाईटीएम वो कितना है, हमारा वाईटीएम है 6%, ठीक है। तो 1.06 इंटू ये हमारा कितना आ गया 0.94, 0.9433, फिर इसके बाद इज इक्वल टू का साइन 0.889 है, 0.8396, उसके बाद हमारा 0.79 और 0.747 7472, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसका ग्रैंड टोटल करना है। ग्रैंड टोटल करोगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, इसका इसका नहीं, हमें इसका ग्रैंड टोटल करना है। तो आपको इसको आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे आपका प्रेजेंट वैल्यू निकल के आ जाएगा, यानी कि जो पहले साल हमें 800 मिला उसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी है 754, उसके बाद हमारा 711, 671, 633 और 8767। तो ये हमारा क्या है यहाँ पर टोटल वैल्यू। अब इसे हमें प्रेजेंट वैल्यू का सिग्मा कैलकुलेट करना है, तो इसके लिए हमें इसे सम करना है। तो ये हमारा 10,836 आ रहा है। उसके बाद क्या करना है, जो प्रेजेंट वैल्यू है उसको टाइम के साथ मल्टीप्लाई करना है। जैसे 754 है तो इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है, इसको 2 के साथ, इसको 3 के साथ, इसको 4 के साथ और इसको 5 के साथ। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके आंसर इस तरीके से आएंगे। टोटल करोगे तो 47,506 यहाँ पर हमारा आएगा। अब इसको कैसे यहाँ पर कैलकुलेट करना था, फॉर्मुला ऑलरेडी मैंने आपको यहाँ पर बता दिया था, समझा दिया था। तो ड्यूरेशन इज इक्वल टू क्या है, सिग्मा ऑफ प्रेजेंट वैल्यू टी इंटू टी और सिग्मा ऑफ प्रेजेंट वैल्यू इंटू सिग्मा ऑफ प्रेजेंट वैल्यू टी कितना है हमारा 47056। इसे हमें डिवाइड करना है किसके साथ, 10,836 के साथ। तो अगर हम इसको सॉल्व करें, 47056 डिवाइडेड बाई 10,836, तो ये आ गया हमारा 4.34 ईयर्स। 4.34 ईयर्स यानी कि इतने सालों में आपका पैसा जो है वो रिकवर हो जाएगा, आपका जो भी पैसा है वो रिकवर हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं मॉडिफाइड ड्यूरेशन की, कि मॉडिफाइड ड्यूरेशन यहाँ पर कैसे कैलकुलेट की जाती है। तो मॉडिफाइड ड्यूरेशन को कैलकुलेट करने का हमारा सिंपल सा फॉर्मूला है, ठीक है। तो मॉडिफाइड ड्यूरेशन कैलकुलेट करने के लिए आपको ड्यूरेशन की जरूरत होगी। फिर ड्यूरेशन को 1 प्लस आर के साथ डिवाइड कर दीजिए। तो ड्यूरेशन हमारी कितने 4.34 ईयर्स, इसको डिवाइड करना है 1 प्लस आर, तो ये 1.006, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ड्यूरेशन आ गया 4.34। इसे हमें डिवाइड करना है 1.06 के साथ। जब आप इसको डिवाइड करेंगे 4.34 डिवाइडेड बाय 1.06, तो ये आ रहा है हमारा यहाँ पर 4.094। तो हमारा जो आंसर आएगा वो रहेगा ऑप्शन है। जो ड्यूरेशन आई है वो 4.34 ईयर्स आई है, और जो हमारी मॉडिफाइड ड्यूरेशन है वो 4.09 ईयर्स जो है वो आई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा क्या है, विच ऑफ दिस स्टेटमेंट डिफाइंस कोर बैंकिंग, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो कोर बैंकिंग को डिफाइन करती है। सबसे पहले कोर बैंकिंग है क्या, इसको थोड़ा सा यहाँ पर समझ लेते हैं, ठीक है। तो देखो कोर बैंकिंग के आने से पहले जब भी आप किसी बैंक अकाउंट में अकाउंट ओपन करवाते थे, किसी भी बैंक में आप अकाउंट ओपन करवाते थे, तो आप उस पूरी बैंक के कस्टमर नहीं बनते थे, बल्कि आपने जिस ब्रांच में अकाउंट ओपन करवाया आप उसी ब्रांच के जो है वो कस्टमर बनते थे। क्यों ऐसा होता था, क्योंकि पहले बैंक के जितने भी ब्रांचेस थे वो अपने कस्टमर का जितना भी इंपॉर्टेंट डाटा है उसको सेपरेटली जो है वो स्टोर करके रखते थे। यानी कि एक ब्रांच दूसरी ब्रांच के साथ इंफॉर्मेशन को शेयर नहीं करती थी, जिसकी वजह से अगर आपको कोई भी बैंकिंग सर्विसेज चाहिए थी तो आप सिर्फ और सिर्फ अपनी ब्रांच में जाकर ही बैंकिंग सर्विसेज जो है वो ले सकते हो। तो इस चीज को देखते हुए यहाँ पर कोर बैंकिंग सिस्टम को लेकर आया गया। और कोर बैंकिंग सिस्टम के अंदर अगर आप किसी बैंक में अपना अकाउंट ओपन करवाते हो तो आप पूरी की पूरी बैंक के कस्टमर बनते हो, ना कि किसी एक सिंगल ब्रांच के। और आप कहीं से कभी भी किसी भी ब्रांच से किसी भी तरह की जो फाइनेंशियल सर्विसेज है वो यहाँ पर जो है ले सकते हो। ऐसा पॉसिबल कैसे हो पाया, तो कोर बैंकिंग के अंदर एक सेंट्रलाइज डाटाबेस जो है वो मेंटेन किया जाता है, जहां पर सभी ब्रांचेस के कस्टमर की जो डिटेल्स है, इंफॉर्मेशन है, उसको स्टोर करके रखा जाता है। और जैसे ही कोई कस्टमर किसी दूसरी ब्रांच में जाता है तो उस ब्रांच के पास पहले से ही उस कस्टमर का डाटा होता है, जिसकी वजह से वो यहाँ पर ट्रांजेक्शन को सेटल जो है वो कर पाता है। क्लियर है आपको। अब यहाँ पर स्टेटमेंट्स देख लेते हैं। द कोर बैंकिंग सिस्टम एक्ट एज अ सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस दैट स्टोर्स and process customer information, account balances, transactions record and other critical data। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल डिफाइन करती है
तो कोर बैंकिंग सिस्टम एक सेंट्रलाइज्ड डाटाबेस के तरीके से काम करता है, जो कि कस्टमर से रिलेटेड जितना भी इंफॉर्मेशन है उसे स्टोर करके रखता है, उसे प्रोसेस करता है, अकाउंट बैलेंसेस को स्टोर करके रखता है और ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड को भी स्टोर करके रखता है। It connects multiple branches of the same bank together to deliver operations like loan management, withdrawals, deposits and payments in real time। ठीक है, तो ये मल्टीपल ब्रांचेस को ना कनेक्ट करता है, जिसकी हेल्प से जितने भी बैंकिंग ऑपरेशंस है, जैसे कि लोन मैनेजमेंट है, विड्रॉवल्स है, डिपॉजिट्स है, पेमेंट्स है, इन सभी को हम परफॉर्म जो है वो कर पाते हैं। तो ये भी स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। इन कोर बैंकिंग कस्टमर कैन एक्सपीरियंस द बैंक एज अ सिंगल एंटिटी रिगार्ड सॉरी रिगार्डलेस ऑफ देयर लोकेशन इन टर्म्स ऑफ यूजिंग देयर अकाउंट। यानी कि कोर बैंकिंग के अंदर जो कस्टमर है वो यहाँ पर बैंक को एक सिंगल एंटिटी के तरीके से ट्रीट कर सकता है और कहीं से भी किसी भी लोकेशन से अपने अकाउंट को ऑपरेट कर सकता है। तो ये सभी की सभी स्टेटमेंट जो है एक्यूरेटली डिफाइन कर दिया है कोर बैंकिंग को। तो हमारा ऑल ऑफ द अबव क्या होगा, यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कोर फंक्शन ऑफ कोर बैंकिंग सिस्टम। इसमें से हमारा जो कोर बैंकिंग सिस्टम है, कौन सा फंक्शन जो है वो कोर बैंकिंग सिस्टम का कोर फंक्शन नहीं होता है। पहला अकाउंट मैनेजमेंट, लोन प्रोसेसिंग एंड ट्रैकिंग, कैश मैनेजमेंट एंड रिकंसिलिएशन या फिर रेगुलेटरी कंप्लायंस रिपोर्टिंग। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। रेगुलेटरी कंप्लायंस रिपोर्टिंग ये हमारा कोर फंक्शन नहीं होता है कोर बैंकिंग सिस्टम का। बाकी अकाउंट मैनेजमेंट, जैसे कि अकाउंट को ओपन करना, क्लोज करना, अपडेट करना, ये एक इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। लोन प्रोसेसिंग एंड ट्रैकिंग, तो लोन प्रोसेसिंग का काम करना, उसको ट्रैक भी करना कि लोन के पैसे को कैसे यूज किया जा रहा है, ये भी एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है। कैश मैनेजमेंट रिकंसिलिएशन, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सिक्योरिटी इज अ मेजर कंसर्न विद कोर बैंकिंग, विच ऑफ दिस इज नॉट अ कॉमन सिक्योरिटी फीचर। तो देखो जब हम कोर बैंकिंग का यूज करते हैं ना, तो वहां पर जो सिक्योरिटी है वो काफी टाइट होनी चाहिए, ताकि हमारा जो डाटा है वो सेफ रहे, हमारे कस्टमर की जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर सेफ रहे। तो हमें कुछ सिक्योरिटी फीचर का यहाँ पर यूज करना है। तो कौन सा हमारा सिक्योरिटी फीचर नहीं है, पहला यूजर ऑथेंटिकेशन एंड एक्सेस कंट्रोल, डाटा इंक्रिप्शन एट रेस्ट एंड इन ट्रांजिट, या फिर रेगुलर सिस्टम बैकअप स्टोर्ड ऑफसेट, या फिर अलाइन इजी पासवर्ड शेयरिंग। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ये हमारा सिक्योरिटी फीचर नहीं है। बाकी ये जो तीन है, यूजर ऑथेंटिकेशन एंड एक्सेस कंट्रोल, यूजर ऑथेंटिकेशन के अंदर हम किसी पर्सन को तभी किसी सिस्टम का एक्सेस प्रोवाइड कर सकते हैं करते हैं, सबसे पहले हम उसकी आइडेंटिटी को वेरीफाई करते हैं कि वो ये पर्सन वही पर्सन है जिसे हमें एक्सेस देना है। एक्सेस कंट्रोल के जरिए हम सिर्फ उन्हीं पर्सन को एक्सेस प्रोवाइड करते हैं जिन्हें एक्सेस हमें प्रोवाइड करना चाहते हैं। डाटा इंक्रिप्शन के अंदर हम जो डाटा है उसको कोड की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, ताकि अगर किसी पर्सन को वो डाटा मिल भी जाए तो वो उसका मतलब ना समझ पाए। रेगुलर सिस्टम बैकअप्स यहाँ पर जो है लिए जाते हैं ऑफ साइट के ऊपर, ताकि अगर हमारा कोई डाटा मेन सर्वर से डाटा जो है वो डिस्ट्रॉय भी हो जाए तो यहाँ पर जो रेगुलर सिस्टम है, मतलब कि यहाँ पर हमारा जो डाटा है वो सेफ रहे। अलाउइंग इजी पासवर्ड शेयरिंग, तो ये हमारा सिक्योरिटी फीचर नहीं है, क्योंकि पासवर्ड शेयरिंग जो है वो नहीं होनी चाहिए। जो पासवर्ड पॉलिसी है वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, जो पासवर्ड है उनको कॉन्फिडेंशियल रखना जरूरी है। तो ऑप्शन डी हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर है। उसके बाद देखो क्या है, ए प्रॉब्लम दैट अराइजेस व्हेन एजेंट्स डोंट फुली रिप्रेजेंट द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ प्रिंसिपल इज नोन एज। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर जो एजेंट है और जो प्रिंसिपल है उसका यहाँ पर मतलब समझ लेते हैं। ठीक है, तो एक वर्ड एजेंसी के बारे में आपने यहाँ पर सुना होगा, एजेंसी और एजेंट के बारे में यहाँ पर सुना होगा आपने। ठीक है, तो देखो ये जो एजेंसी का रिलेशनशिप है ना, ये तब स्टैब्लिश होता है जब एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन को अपना काम करवाने के लिए हायर करता है। जैसे अगर मान के चलो ए पर्सन है, वो कार बना के मार्केट में सेल करता है, उसने बी पर्सन को हायर किया एज अ एजेंट कि वो यहाँ पर ए पर्सन की कार की यहाँ पर सेल करे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जो ए पर्सन है वो है हमारा प्रिंसिपल, जिसने बी पर्सन को हायर किया अपना काम करवाने के लिए, और जो बी पर्सन है वो है एजेंट, जो कि यहाँ पर प्रिंसिपल के बिहाफ पर काम करेगा। ठीक है, अब देखो जैसे ही यहाँ पर एजेंसी का रिलेशनशिप बिल्ड हुआ, तो देखो जो एजेंट है ना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, एजेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो इस तरीके से काम करे कि जो प्रिंसिपल है उसको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट हो। यानी कि वो अपना अपना बेनिफिट करने के लिए प्रिंसिपल को नुकसान ना पहुंचाए, ये इसकी एक इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो होती है। ठीक है, और प्रिंसिपल की एक इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो एजेंट को रेमुनरेशन दे, जितना भी उसका कमीशन बनता है वो कमीशन जो है वो प्रोवाइड करे। ठीक है, अब देखो जब भी ये दोनों पार्टीज अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल नहीं करती है,
जैसे कि ये प्रॉपर एक्यूरेशन नहीं प्रोवाइड करता है, और जो एजेंट है वो यहाँ पर प्रिंसिपल को बेनिफिट पहुंचाने के लिए काम नहीं करता है, उसके मतलब कि उसके फेवर में काम नहीं करता है, तब यहाँ पर एक प्रॉब्लम अराइज होती है जिसको हम एजेंसी प्रॉब्लम जो है वो कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी एजेंसी प्रॉब्लम ही है। जब भी कोई एजेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल नहीं करता है, यानी कि प्रिंसिपल के लिए अच्छे तरीके से काम नहीं करता है, प्रिंसिपल को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट नहीं पहुंचाता है, तो उसकी वजह से प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में जो प्रॉब्लम अराइज होती है वो हमारी एजेंसी प्रॉब्लम जो है वो कहलाती है। ठीक है। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो मान के चलो बी पर्सन के पास एक यहाँ पर कार का ऑर्डर आया, ए और बी। ठीक है। तो कार का जो प्राइस है वो है 5 लाख रुपए, कार का प्राइस है 5 लाख रुपए। पर ए ने बोला हुआ है कि यहाँ पर आप इसको कम से कम 4.5 लाख रुपए में जो है वो बेच सकते हो। तो एक पर्सन यहाँ पर बी पर्सन के पास आया और कहा कि देखो मुझे कार खरीदनी है। तो बी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो यहाँ पर इस कार को 5 लाख रुपए में बेचे ताकि इसको प्रिंसिपल को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिले। पर जो पर्सन था वो कहता कि भाई मेरे को थोड़ा सा डिस्काउंट चाहिए, बदले में मैं आपको एक्स्ट्रा कमीशन दूंगा। तो बी पर्सन ने क्या किया, कार जो है वो 4.5 लाख में रुपए में बेच दी। ठीक है। और 20 हजार का जो कमीशन है उससे यहाँ पर ले लिया, यानी कि अपना पर्सनल, अपने आप को पर्सनल बेनिफिट पहुंचाने के चक्कर में जो प्रिंसिपल है उसका नुकसान करवा दिया। तो जैसे ये चीज होती है तो इसकी वजह से जो है एजेंसी प्रॉब्लम जो है वो राइज होती है, इसकी वजह से जो है अराइज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट डेफिनेशन ऑफ द प्रिंसिपल इन एजेंसी रिलेशनशिप। अगर हम एजेंसी रिलेशनशिप की बात करें तो इसमें से कौन सी बेस्ट डेफिनेशन है प्रिंसिपल की। पहला, द पर्सन हु अपॉइंट्स अनदर टू मैनेज देयर ट्रांजेक्शन। एक पर्सन है जो किसी दूसरे पर्सन को अपॉइंट करता है ताकि वो उसके ट्रांजेक्शन को मैनेज कर पाए। द पर्सन अपॉइंटेड टू कैरी आउट ट्रांजेक्शन ऑन अनदर बिहाफ, या फिर द लीगल एग्रीमेंट आउटलाइनिंग द एजेंट ड्यूटीज, द पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट राइजिंग फ्रॉम रिलेशनशिप। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी होगा वो हमारा क्या होगा, यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन बी इज अ करेक्ट, सॉरी, ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। यानी कि वो पर्सन जो कि किसी दूसरे पर्सन को अपॉइंट करता है अपनी ट्रांजेक्शन को मैनेज करवाने के लिए, वो हमारा प्रिंसिपल जो कहलाता है। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वे टू रिड्यूस इंफॉर्मेशन असिमेट्री इन द एजेंसी रिलेशनशिप। सबसे पहले इंफॉर्मेशन असिमेट्री का मतलब क्या है। तो देखो इंफॉर्मेशन असिमेट्री का मतलब है कि जो दो पार्टीज हैं जो एक दूसरे के साथ डील करती हैं, एक दूसरे के साथ उनका रिलेशन है, उनके बीच में जो इंफॉर्मेशन है वो प्रॉपर्ली शेयर नहीं की जा रही है। किसी के पास बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन है और किसी के पास बहुत ज्यादा कम इंफॉर्मेशन है। ठीक है। जब भी ऐसी सिचुएशन अराइज होती है तो वो हमारा इंफॉर्मेशन असिमेट्री कहलाता है। और ये कब अराइज होती है, जैसे हमारा जो एजेंट है वो पूरी तरीके से अपनी एक्टिविटीज के बारे में प्रिंसिपल को नहीं बता रहा है, जिसकी वजह से प्रिंसिपल को बहुत कम इंफॉर्मेशन मिल पा रही है। तो ये हमारा इंफॉर्मेशन एसिमेट्री कहलाता है। अब इसको कम करने का कौन सा तरीका है, तो पहला, रिक्वायरिंग डिटेल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रॉम एजेंट। तो जो एजेंट है ना उसे डिटेल में फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी, जो भी वो फाइनेंशियल एक्टिविटीज जो है वो परफॉर्म कर रहा है। साथ ही साथ स्ट्रिक्ट कॉन्फिडेंशियलिटी मेजर्स यहाँ पर इंप्लीमेंट कर रहे हैं। तो ये हमारा वे नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, देखो अगर आपने कॉन्फिडेंशियलिटी मेजर्स यहाँ पर इंप्लीमेंट किए तो जो इन्फॉर्मेशन का फ्लो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं होगा, क्योंकि इन्फॉर्मेशन को कॉन्फिडेंशियल रखना हमारे लिए जरूरी होगा। तो ये एक मेजर नहीं होता है इन्फॉर्मेशन असिमेट्री को रिड्यूस करने का। उसके बाद एनकरेजिंग ओपन कम्युनिकेशन बिटवीन पार्टीज। तो हमारी जो पार्टीज हैं उनके बीच में कम्युनिकेशन, ओपन कम्युनिकेशन को हमें एनकरेज करना है ताकि वो एक दूसरे के साथ प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेट कर सके। तो ये भी एक वे होता है। उसके बाद कंडक्टिंग इंडिपेंडेंट ऑडिट्स ऑफ द एजेंट एक्टिविटीज। ठीक है। तो जो हमारी एजेंट्स की एक्टिविटीज है उनकी इंडिपेंडेंट ऑडिट हमें यहाँ पर कंडक्ट करनी, ताकि हमें पता लग सके कि जो एजेंट है वो अपनी एक्टिविटीज को सही तरीके से कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये तीनों हमारी वे होते हैं, बस ऑप्शन बी को छोड़कर। ए, सी और डी, ये तीन इंपॉर्टेंट वे होते हैं इंफॉर्मेशन असिमेट्री को रिड्यूस करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द रिलेशनशिप बिटवीन रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न एंड रिस्क कैन बी एक्सप्रेस। तो सबसे पहले रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न का मतलब समझा दूं। देखो जब भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें एक मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न चाहिए होता है, और उसी को हम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कहते हैं। जैसे अगर आपने मान लीजिए एक बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट किया और आपकी रिक्वायरमेंट है कि कम से कम मुझे उसमें 10% का रिटर्न मिले, तो वो क्या कहलाएगा, वो हमारा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कहलाएगा। ठीक है। अब देखो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न और रिस्क के बीच में क्या रिलेशनशिप है, तो इसके एक फॉर्मूले के जरिए हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वो फॉर्मूला है ए, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू रिस्क फ्री रिटर्न प्लस रिस्क प्रीमियम। यानी कि अगर हमें रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न को कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले रिस्क फ्री रिटर्न जो है वो आपको यहाँ पर कैलकुलेट करनी पड़ेगी। रिस्क फ्री रिटर्न यहाँ पर क्या होती है, अगर हम रिस्क फ्री रिटर्न को यहाँ पर बोले तो ऐसा रिटर्न जो कि हमें
ऐसी इन्वेस्टमेंट से मिलता है जहां पर किसी भी तरह का रिस्क नहीं होता है। जैसे अगर आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हो तो वहां पर रिस्क ना के बराबर यहाँ पर होता है। ठीक है, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पे मान के चलो अगर आपको 7% का इंटरेस्ट मिल रहा है तो ये हमारा क्या कहलाएगा, रिस्क फ्री रिटर्न। उसके बाद रिस्क प्रीमियम क्या होता है, तो देखो जब आप रिस्क लेते हो तो रिस्क के बदले में आपको रिवॉर्ड मिलता है। जैसे अगर मान के चलो आपने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को छोड़कर किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया और वहां पर जो रिटर्न है वो आपको 10% की मिल रही है, तो 7% तो हमारी रिस्क फ्री रिटर्न होगी। ये 3% है ये हमारा क्या होगा, रिस्क प्रीमियम होगा, क्योंकि हम यहाँ पर रिस्क ले रहे हैं। ठीक है, तो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न रिस्क फ्री रिटर्न प्लस रिस्क प्रीमियम, इससे हम कैलकुलेट जो है वो कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ दिस इज अ मेजर ऑफ मिटिगेटिंग द एजेंसी प्रॉब्लम इन एन ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एजेंसी प्रॉब्लम को मिटिगेट करना चाहते हैं तो इसमें से कौन सा मेजर हम यूज कर सकते हैं। पहला, ensuring complete transparency across all operations। तो जितने भी ऑपरेशंस यहाँ पर परफॉर्म किए जा रहे हैं एजेंट्स के द्वारा उसमें कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी हमें मेंटेन करके रखनी है ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट डिटेल यहाँ पर छुपाई ना गई हो। इंप्लीमेंटिंग रिस्ट्रिक्शन और लिमिटेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी ऑफ एजेंट्स एंड मैनेजर। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, जो भी यहाँ पर मैनेजर है उसकी जो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है उसके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं ताकि वो अपनी मर्जी से कोई भी गलत डिसीजन ना ले सके, अपनी मनमानी ना कर सके। तो ये भी हमारा एक मेजर होता है। उसके बाद एस्टैब्लिशिंग अ कंपनसेशन स्ट्रक्चर फॉर एजेंट दैट इज डायरेक्टली लिंक्ड टू द फाइनेंशियल गेन और परफॉर्मेंस ऑफ द प्रिंसिपल्स। ठीक है, तो हमें एक ऐसा कंपनसेशन स्ट्रक्चर यहाँ पर डिजाइन करना है एजेंट के लिए जो कि डायरेक्टली लिंक्ड होगा फाइनेंशियल गेन और परफॉर्मेंस ऑफ प्रिंसिपल के साथ। यानी कि अगर प्रिंसिपल को कोई गेन होगा तो उसका बेनिफिट जो है वो एजेंट को भी मिले, एक ऐसा यहाँ पर कंपनसेशन स्ट्रक्चर हमें डिसाइड करना है। क्योंकि जब ऐसा कंपनसेशन स्ट्रक्चर होगा तो जो एजेंट है वो ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट पहुंचाएगा किसे, अपने प्रिंसिपल को। तो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, थ्योरीज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आर conceptual फ्रेमवर्क और मॉडल दैट हेल्प एक्सप्लेन। हमारी जो थ्योरीज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट होती है वो हमें क्या एक्सप्लेन करती है। पहला, व्हाई कॉन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट अकर, हाउ दे मैनिफेस्ट, या फिर पोटेंशियल स्ट्रेटजीज टू मिटिगेट देम। तो ऑल ऑफ द इज द करेक्ट आंसर। कैसे यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अराइज हुआ है, एजेंसी प्रॉब्लम अराइज हुई है, वो कैसे यहाँ पर मैनिफेस्ट हो रही है, कैसे रिप्रेजेंट हो रही है, साथ के साथ उसे हम कैसे यहाँ पर मिटिगेट कर सकते हैं, उन सभी स्ट्रेटजीज के बारे में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की जो थ्योरीज है वो हमें बताती है। अब हम यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट एजेंसी प्रॉब्लम थ्योरी के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। पहली है एजेंसी थ्योरी। एजेंसी थ्योरी हमें बताती है कि जब भी किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऑनरशिप और कंट्रोल के बीच में सेपरेशन होती है तो वहां पर कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अराइज होता है। इसका क्या मतलब हुआ, देखो कंपनी के केस में अगर हम बात करें तो जो ऑनरशिप होती है और जो कंट्रोल होता है वो अलग होता है। जो ऑनर होते हैं वो यहाँ पर डायरेक्टली जो है वो कंट्रोल मतलब डे टू डे ऑपरेशंस को कंट्रोल नहीं करते ऑर्गेनाइजेशन से, बल्कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं वो यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल करते हैं। हालांकि इनके पास वोटिंग राइट्स होते हैं पर ज्यादातर डिसीजन कौन लेता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है वो लेता है। और जैसे ये चीज अराइज होती है तो शेयर होल्डर्स यानी कि ऑनर्स और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के बीच में कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो पैदा हो जाता है। क्योंकि कई चीजें ऐसी होती है जो कि ऑनरशिप ऑनर्स के लिए अच्छी नहीं होती है पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के लिए अच्छी होती है। कई सारी चीजें ऐसी होती है जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के लिए अच्छी नहीं होती है पर ऑनरशिप के लिए अच्छी होती है। तो इनकी वजह से कंफ्लिक्ट अराइज होता है। ठीक है, ज्यादातर ये जो थ्योरी है वो बेसिकली प्रिंसिपल और एजेंट के जो रिलेशनशिप है उसके ऊपर फोकस करती है और उनके बीच में कैसे कंफ्लिक्ट अराइज होता है उसके बारे में हमें बताता है। उसके बाद है स्टेक होल्डर थ्योरी। स्टेक होल्डर थ्योरी बताती है कि जो कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है वो अराइज होता है डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के बीच में, क्योंकि डिफरेंट स्टेक होल्डर के बीच में कंपटीशन होता रहता है। जैसे कि शेयर होल्डर्स हो गए, एम्प्लॉय हो गए, कस्टमर हो गए, सप्लायर हो गए, ये डिफरेंट स्टेक होल्डर्स है ऑर्गेनाइजेशन के और इनके बीच में कंफ्लिक्ट होता रहता है। क्योंकि देखो कुछ चीजें ऐसी है जो शेयर होल्डर के बेनिफिट में है, कुछ चीजें ऐसी है एम्प्लॉयज के बेनिफिट में है, कुछ चीजें ऐसे कस्टमर के बेनिफिट में है। ठीक है, तो हर कोई अपना बेनिफिट चाहता है तो जिसकी वजह से उनके बीच में लड़ाई झगड़े जो है वो होते हैं। ठीक है, अब ये जो थ्योरी है वो जो नीड्स है और जो इंटरेस्ट है ऑन स्टेक होल्डर्स उनके बीच में बैलेंस बनाने के ऊपर जो है वो बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आज का जो हमारा टॉपिक है वो ओवर होता है। तो हमने यहाँ पर एएफएम से रिलेटेड कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस किए। जैसे कि हमने एजेंसी प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस किया, उसको कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं उसके बारे में डिस्कस किया। साथ ही साथ हमने यहाँ पर ईएमआई के क्वेश्चंस भी किए, एन्युटी के क्वेश्चंस भी किए, रेशियो एनालिसिस के भी क्वेश्चंस किए। तो अगर आपको यहाँ तक किसी भी तरह का डाउट हो तो आप चैट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हो, और अगर आपको क्लियर हो गया है तो फटाफट से चैट बॉक्स में मैसेज करके बता दीजिएगा कि आपको यहाँ तक क्लियर हो गया है।
हो गया है। अगर आप सिस्टमैटिक वे में एएफएम सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो फटाफट से हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए, जिसके अंदर हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं क्वेश्चन वीडियोस जो कि हमारे हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के मिक्स में अवेलेबल होते हैं। इसी के साथ हम आपको मॉक टेस्ट, मेगा मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड करते हैं, जिनकी हेल्प से आप इजीली रिवीजन कर सकते हो। और ये जो हमारी लाइव क्लास होती हैं वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिल जाती हैं। तो अगर आप सिस्टमैटिक वे में एएफएम सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो फटाफट से हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए। हमारे जो कोर्सेज है वो इजिली एक्सेसिबल है। अगर आप एक एंड्रॉइड यूजर हो तो IITF लर्निंग सेंटर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से। और अगर आप एक iOS यूजर हो तो माई इंस्टीट्यूट आप डाउनलोड कर लीजिए ऐप स्टोर से, और वहां पे आपको ऑर्गेनाइजेशन कोड यूज करना है GEGKT। तो फटाफट से इन एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, हमारे कोर्सेज में एनरोल कर लीजिए। और अगर आप अभी हमारे कोर्स में एनरोल करते हो तो आपको लगभग 82% का ऑफ मिल जाता है हमारे कोर्सेज पे, जिसके लिए आपको कूपन कोड यूज करना है आशीष। तो फटाफट से इस कूपन कोड का यूज करके हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए, और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हम इसमें एग्जाम से रिलेटेड, क्लासेस से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो डालते रहते हैं। और अगर आपको भी किसी भी तरह की क्वेरी आती है तो आप इस चैनल पे मैसेज कर सकते हो। तो फटाफट से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। इसका लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और शेयर जरूर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ, ताकि वो भी इस सेशन का बेनिफिट ले सके। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।